We will be starting with a new chapter today. We have already completed one portion from all the four books, that is history, civics, geography and eco. And in geography we have already done two chapters. The first is the India size and location, and second is physiographic features of India, right? In political science, we had done what democracy, and why democracy. Now we are starting with the second chapter of political science, that is constitutional design. Today I'll be giving you the summary of the chapter, and we would be starting the chapter along with our NCERT book in the next session, next class means. Now हम लोग जब भी पढ़ते हैं इन दी फर्स्ट चैप्टर, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी है. देन इन we also read in French Revolution that in the French Revolution the National Assembly had made the constitution. Very heavily. In that also we had read that the National Assembly had formed a constitution. So now what is this constitution? And why we require a constitution? अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्या है? हम पढ़ रहे हैं बार बार, देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन. देन हम कहते हैं रूल शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. देन इन जर्मनी द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन French Revolution. France had a constitutional monarchy. So what is that constitution? And why do we need? In India, अब हम लोग इंडिया की तरफ आते हैं. Political science is basically dealt with Indian political system. हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है हम उसको कर रहे हैं. तो इंडिया के अंदर हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स को ऐड किया है, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से कैसे बनाया था, किसने बनाया था, who was responsible for making this constitution? Is this constitution made in one day? क्या ये एक दिन में बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? ये जो सारा कुछ है related to all of them, this is what we will be reading in constitutional design. In this chapter, constitutional design. As per your syllabus, you will be having democratic constitution in South Africa. Then why do we need a constitution? What was the making of Indian constitution and what are the guiding values? Because last year the portion of Africa was deleted. पिछले साल जो था, this particular portion was deleted. But this year it is added. So now let us come to South Africa. I'll be summarizing the chapter today, not the complete whole. South Africa, India के जैसे, it was also under the colonial rule. But वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि it was ruled by the white minorities. मतलब अब किसी भी जगह पे क्या होता है, कितने लोग ज़्यादा हैं उसको हम मेजॉरिटी बोलते हैं. That may be based on the language spoken, that may be based on the color, that may be based on any religion.
जैसे पाकिस्तान में मेजॉरिटी आर मुस्लिम्स, सो इट इज कॉल्ड एज एन इस्लामिक कंट्री, और वहाँ जो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदूज नहीं रहते हैं, बट देयर पॉपुलेशन विल बी लेस, तो उनको हम माइनॉरिटी बोलते हैं। सिमिलरली इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर आपके जो मैक्सिमम लोग हैं दे आर ऑल बुद्धिस्ट एंड सिन्हाला। सिन्हाला आर द पीपल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को पहले हम लोग सिलोन बोलते थे, तो जो सिलोन के ओरिजिनल लोग हैं उनको सिन्हाला बोलते हैं। सो दे आर मोर, एंड जो तमिल्स हैं वहां पर जो तमिल बोलते हैं वो लोग कम है, तो दे आर कॉल्ड एज माइनॉरिटी। सो इन एनी कंट्री, इन एनी एरिया जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, दैट मे बी बेस्ड ऑन अ लैंग्वेज, दैट मे बी बेस्ड ऑन अ कल्चर, दैट मे बी बेस्ड ऑन अ रिलीजन। तो इन साउथ अफ्रीका द वाइट्स, गोरे लोग जो हैं दे वर इन माइनॉरिटी, कम थे वो। ऑन द अदर हैंड दे वर रिच, बट वो लोग थे अमीर। तो जो वाइट माइनॉरिटीज थे दे रूल्ड ओवर द ब्लैक्स, और वहां पर ब्लैक्स जो होते थे, जो लोग काले होते थे, आपको पता है साउथ अफ्रीका के लोगों का जो कलर होता है वो डार्क होता है। सो दोज पीपल हु वर डार्क स्किन्ड, जिनका कलर डार्क होता था, उनके साथ जबरदस्ती होती थी। दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, उनको फ्रीली अलाउ करना अलाउड नहीं था। बसेस में या फिर इन एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे वर एलियनेटेड। ऑन द अदर हैंड इन दी, अगर मूवीज वगैरह देखने जाना होता था तो वहां पर भी उनके लिए अलग जगह होती थी, सेग्रीगेट किया जाता था। इनफैक्ट आई हैव रेड, मतलब मैंने सुना है कि जैसे कॉफी, वहां पे कॉफी कियोस्क होते हैं, तो लाइब्रेरीज में तो जो ब्लैक्स होते थे उनके लिए अलग से कॉफी का होता था, दे कुड नॉट गो टू। जहां चर्च होते थे वाइट्स के, वहां पर देवर फोरबिडन, उनको अलाउड नहीं होता था। देवर आस्क्ड टू, अगर वो वाइट की जगह से जाते थे तो उन्हें मार पीट किया जाता था। दे हैड टू क्रॉल लाइक द एनिमल्स, उनको इंसानों के जैसे नहीं, जानवरों के जैसे चार पैर पे रेंग कर जाना पड़ता था, वो वहां पे वॉक करते हुए नहीं जाते थे। एंड दिस segregation is called as this segregation is called as the practice of apartheid. Apartheid मतलब the practice of differentiating people on the basis of the race, color. और जो नेटिव ब्लैक मेजॉरिटी थे they were discriminated by the white European minority. The blacks could not move, मतलब कि freely. They could not work in the areas जहाँ whites होते थे, only when they were given the permission तभी कर सकते थे। जहाँ whites आपके जो हैं वर्शिप करते थे उन चर्चेस में जा नहीं सकते थे, and the blacks did not have any kind of rules. अब क्या किया जाए? तो there were many people those who fought for this apartheid, और उनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है नेल्सन मंडेला। आपके 10th का सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का। नेल्सन मंडेला जो है he was the first black president of India, sorry, of South Africa. So now he was the one who fought for these. वो भी हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान थे। He was a lawyer by profession. He was a very good friend of जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह, उनको बहुत, उनके प्रिंसिपल्स को बहुत फॉलो करते थे। But he was also the मतलब कि member of
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक्स। लेकिन जब उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी था, सो दे अपोज दिस सिस्टम ऑफ अपार्थेड। उन्होंने अपार्थेड के सिस्टम को अपोज किया। अब जब उन्होंने सिस्टम को मतलब कि किया तो व्हाट हैपेंड, उनको जेल भेज दिया गया एंड ही वाज सेंट टू द डेडलीस्ट जेल। सबसे खतरनाक जेल था जो साउथ अफ्रीका का, जिसका नाम है रॉबिन आइलैंड। द नेम ऑफ द, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, दैट इज रॉबिन आइलैंड। ही वॉज सेंट टू दिस जेल फॉर 28 years। आप सोच सकते हो, 28 साल he spent his life in jail। बट एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट कि वो जेल में थे तो वहां पर दे यूज टू ऑपरेट देयर सिस्टम फ्रॉम देयर ऑल्सो। उनके साथ 7 other leaders were there and they were sentenced to this jail in 1964। आप सोचो 1964 से 28 years क्या हुआ आपका। This period he had spent in jail, that is Robben Island। But later on South Africa got freedom from the whites। उनको जो है freedom मिल गया and this was in 1992। 26 April 1994 को they had got the freedom and 8th May they had taken the oath as the first black president of South Africa। Now when जब उन लोगों ने इतना ज़्यादा जो है लड़ाई की, ब्लैक्स वाइट्स वहां से चले नहीं गए, मीन्स दे गेव अप देयर थ्रोन। अब बारी थी ब्लैक्स के रूल करने की। उन्होंने क्या किया, when Nelson Mandela after 28 years when he came out, so he was asked to be the president, to be the leader of South Africa, first black president, Dr. Nelson Mandela। तो उन्होंने जो है फाइनली एट द मिडनाइट ऑन 26 अप्रैल साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसको हॉइस्ट किया एंड साउथ अफ्रीका बिकेम द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वहां जो सिस्टम था दैट इज अपार्थेड का, जिसके अकॉर्डिंग ब्लैक्स एंड वाइट्स जो है उनको जो है अलग करना, वो सिस्टम खत्म कर दिया। तो इसमें क्या हुआ था, मतलब वो सिस्टम खत्म होने का मतलब क्या हुआ, तो इस सिस्टम के खत्म होने का मतलब ये था कि द ब्लैक्स जो थे दे डिड नॉट रूल ऑन द बेसिस ऑफ कि अब तो हम आ गए हैं तो अब हम तुम्हें रिवेंज करेंगे, चलो हम व्हाइट्स को पकड़ के मारते हैं। नो, दे डिड नॉट अडॉप्ट दैट। इन फैक्ट they adopted a proper system जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए एंड इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ब्लैक्स एंड वाइट्स दोनों को बराबरी का हिस्सा दिया। They did not take the revenge। उन्होंने रिवेंज नहीं लिया कि चलो ब्लैक हमारे साथ में जो है the whites had done injustice तो अब हम इनके साथ करेंगे। इनफैक्ट जो whites थे ना, उन्हें डर लग रहा था कि हो सकता है कि when the blacks become the rulers they will harass us, they would exploit us, वो हमें exploit करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। In fact the blacks had given इक्वल राइट्स एंड इट वॉज डिसाइडेड कि जो व्हाइट की प्रॉपर्टी है उसको वो लोग जब्त नहीं करेंगे।
ऑन द डे व्हेन द सेरेमनी टुक प्लेस, मतलब जिस दिन उनका ये सेरेमनी हुआ था इन द प्रिटोरिया हॉल एट, मतलब जिस दिन हुआ था उस दिन टू नेशनल एंथम्स वर संग, एक फॉर द व्हाइट्स एंड द सेकेंड वन फॉर द ब्लैक्स. मतलब देयर वॉज एन इक्वालिटी, देयर वॉज नो रिवेंज. एंड आफ्टर, इसके बाद उन्होंने क्या किया, दे वर रेडी टू फॉरगिव द व्हाइट्स. एंड 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years, they had come out with the one of the best constitutions in the world. यानी कि उन्होंने जो है इक्वालिटी लिया. Neither the blacks were discriminated nor the whites were big. दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया, मतलब ब्लैक्स ने भी और व्हाइट्स ने भी. The whites agreed to the principle of majority rule and that one person one rule. And उन्होंने, मतलब रूल ब्लैक का रहेगा लेकिन राइट्स व्हाइट को भी मिलेंगे. On the other hand, they also said that constitution would be made. The constitution would be made and no government will be taking any step against the constitution. Constitution के against कोई काम नहीं करेगा, जैसे हमारे यहाँ पर है. तो now the question comes, हमने पढ़ा constitution, तो what is constitution? What is constitution? And why do we need a constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन होता बेटा एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस, दे आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रूलिंग अ कंट्री. मतलब जब बहुत सारे लोग हैं, अब आप स्कूल जाते हो, राइट, यू आर इन ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल, मतलब अलग अलग स्कूल्स में हो. बट आपके स्कूल्स में यू माइट बी हैविंग सम रूल्स. सबसे पहला रूल क्या होता है स्कूल के अंदर, सब बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना है. होता है सबके स्कूल में. इज इट देयर और नॉट? In all the schools there is a rule that everyone has to wear the uniform. I think 9th standard is sleeping always. Yes या no करने के लिए भी there is no one. You know what should I do is, I should take this laptop, sit in front of a big wall and उसके सामने मैं बात करती. Everyone has a uniform. Yes, Diksha, Sanvi. Now, why do we require this uniform? The reason is we need to be uniform. अब कोई बच्चा अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई कॉटन में लाएगा, कोई उसमें लाएगा. There would be, अगर सब लोग होंगे तो सब लोग अपनी अजीब अजीब से कपड़े पहनेंगे. Even nowadays, uniform is compulsory in colleges also. पहले तो कॉलेजेस में होता था, कॉलेजेस का मतलब ही होता था, हम लोगों को बोलते थे बेटा बड़े हो जाओ कॉलेज जाना, वहाँ पर मतलब कि कलर्ड यूनिफॉर्म, कलर्ड होगा. बट नाउ इवन द कॉलेजेस आर हैविंग यूनिफॉर्म्स, लीविंग 1 or 2 सब कॉलेजेस में आजकल यूनिफॉर्म होता है. रीजन इज एवरीवन शुड बी इक्वल, एवरीवन शुड हैव सर्टेन मॉरल्स. आपके स्कूल का एक टाइम होता है. Means if your school is starting at 8 o'clock, you have to reach before that. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आप अपनी मर्जी से जाओगे. आपको मन करेगा मेरा तो आज एसएसटी पढ़ने का पीरियड नहीं है तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ्स के पीरियड में जाके बैठूंगा.
तो देन यू विल नॉट बी एबल टू। तो डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए जैसे हर स्कूल के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गाइड्स द गवर्नमेंट हाउ टू रूल द कंट्री। What are the powers given to the government? गवर्नमेंट को क्या पावर्स है? What are the powers given to the citizens? जो वहां पे लोग रहते हैं उनके पास क्या पावर है? एंड हाउ कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे उसको हमें सॉल्व करना, दैट इज व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू इन अ डेमोक्रेसी, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन और आपको ये पांचों पॉइंट्स लर्न करने हैं। It generates a degree of trust and coordination. It specifies how the government will be constituted. It lays the limits. अब गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकती है। अगर मोनार्की होता है राजा तो वो अपनी मर्जी चलाता है, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट अपनी मर्जी नहीं चला सकती है, क्योंकि सभी डिसीजन जो है, चाहे वो कोई छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन, मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। तो अब हम लोग वी आर कमिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हमने साउथ अफ्रीका का we had taken an example that in South Africa the constitution was made because the blacks were discriminated by the white minority. इसीलिए when Nelson Mandela became the first black president, उन्होंने constitution बनाया। तो now let us come to India. इंडिया के अंदर 1947 we got the independence. लेकिन उससे 200 साल पहले we were not ruled by anyone, but we used to have the rulers, monarchy और kingdom। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पर एक पीरियड था, the Gupta dynasty was there, but it is not for the entire India। अगर आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा there were some specific areas, Magad dynasty, Gupta dynasty, then आपके रूलर्स आए मुगल्स, एंड मुगल्स में आपको पता है आई थिंक हुमायूं के बाद बाबर के बाद अकबर, नहीं बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। So the Mughals ruled. That time we did not have any constitution, and then for a long period the British ruled over India. लेकिन 1947 में we got the independence. That is an independence, and जिस दिन हमने इंडिपेंडेंस लिया ना उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था। जब हमारे आजादी की लड़ाई चल रही थी, आदित्य, I'll take your question after this. That's a very good question. I'll take it after this. जब हमारी लड़ाई चल रही थी उसी वक्त हमारे जो लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू, उस वक्त में CR राजगोपालाचारी, मतलब इट इज, ये लोगों ने देखा कि द इंडियंस वर ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, उनको दबा के रखते थे। द इंडियंस डिड नॉट हैव एनी राइट, और इसीलिए 1928 में
1928 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। उस वक्त मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर, उन्होंने जो है ही हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब भी भारत आजाद होगा, व्हेनेवर इंडिया अटेन्स फ्रीडम, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सब हम लोग जो है अपने रूल में जरूर रखेंगे। एंड इट वॉज इन 1931, कराची में जब मतलब की मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिया विल बी अडॉप्टिंग अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल नॉट वर्क ऑन ओन। हाँ, जब हमारा भारत आजाद नहीं था उस वक्त में भी कॉलोनियल ने कुछ लॉज बनाए थे, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो भी थे। बट हमने बहुत सारी कंट्रीज से, फ्रॉम अमेरिका हम लोगों ने लिया बिल ऑफ राइट्स, फ्रॉम रशिया हमने लिया सोशलिस्ट, फ्रॉम ब्रिटेन हमने लिया पार्लियामेंट, फ्रॉम जापान हमने लिया कुछ रूल्स। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारा अपना नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज बैग ऑफ बोरोइंग। मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक कंट्री की जो अच्छे रूल्स थे उसको अपनाया। यूएस के अंदर क्या है, सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, तो हमने वो राइट्स अपने में डाले। ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हमने भी वही अपनाया। रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट, यानी कि जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी मतलब कि राइट्स दिए जाते हैं, उसको हमने लिया। तो वी हैड टेकन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिया। तो वी हैड टेकन द आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, एंड इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बैग ऑफ बोरोइंग भी बोलते हैं। एंड इस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे हम लोग कहते हैं इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 1947, इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ये 1946 से बनना शुरू हो गया था, क्योंकि भारत को छोड़ने का जो डिसीजन था ब्रिटिश का, इट वाज टेकन इन 1945। उन्होंने 1945 में ही लेना शुरू कर दिया था। फिर धीरे 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 दे हैड टू टेक अप ऑल द डिसीजंस। तो 46 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है बच्चे? जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनकी एक कमिटी, हर एक एरिया से, क्योंकि उस वक्त में 1947 में इंडिया और पाकिस्तान एक था। पाकिस्तान वाज नॉट अ सेपरेट कंट्री, सो द मेंबर्स वर चूजन फ्रॉम ऑल द एरियाज। जैसे आपका लाहौर है, वहां का जो पंजाब है, वहां का जो हैदराबाद है, देन हमारे यहां से द पीपल फ्रॉम लॉ, द पीपल फ्रॉम टीचिंग, द पीपल फ्रॉम पॉलिटिक्स, द पीपल, हर एक एरिया से इंटरनली छोटे छोटे आपके इलेक्शंस हुए, और जो उनके मेंबर्स थे उनको उन सब ने मिलकर अराउंड 299 मेंबर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब उन सब लोगों का ग्रुप जिन्होंने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। बट लेटर ऑन 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया।
So those people who are members of Pakistan area, जो लोग पाकिस्तान वाले एरियाज में थे उनको हटा दिया गया, एंड अराउंड 287 मेंबर्स थे हमारे जिन्होंने मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इसके जो प्रेसिडेंट थे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड इसमें अलग अलग कमिटीज बनाई गई, लॉ के लिए, एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब अलग अलग। और जो ड्राफ्टिंग कमीशन था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये याद रखना आप लोगों ने बहुत अच्छे से। पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे आपके डॉक्टर B.R. अंबेडकर। नाउ ये लोग क्या करते थे, लिखते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड देन रेगुलरली मीट करते थे ओपन ग्राउंड में, यहाँ पर आपका जो इंडिया गेट है वहां पर, और सब लोग वहां पे होते थे, कॉमन पीपल भी होते थे, मीडिया भी होता था। दे यूज्ड टू डिस्कस, दे यूज्ड टू डिबेट अराउंड 114 डेज ओवर 3 years, यानी कि 46 में बनना शुरू हुआ, 47, 48 एंड 49। कई बार लिखा गया, कई बार वो लोग डिबेट करते, देन जिसमें सब लोगों की राय होती, दैट वॉज एक्सेप्टेड, और उस तरीके से हमारे जो लॉज है वो बनने शुरू हुए। अल्टीमेटली ऑन 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं, 12 बड़े बड़े, एंड ईच ऑफ द, हर एक चीज जो उन लोगों ने डिबेट की थी, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और 26 नवंबर 1949 इट वॉज अडॉप्टेड। अडॉप्टेड मतलब उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। प्लीज रिमेंबर दिस वन विच आई एम टेलिंग यू नाउ। लेकिन उसको लागू नहीं किया। अब हमारा व्हेन डिड इंडिया गेट द इंडिपेंडेंस? 1947, 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को मिला था, हमें मिली थी आजादी। 1947 से लेकर 49 तक वी हैड अ टेम्पररी गवर्नमेंट। हमारा जो गवर्नमेंट था वो टेम्पररी था, हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन उस वक्त हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारा कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, ओनली द गवर्नमेंट वाज रूलिंग। बट 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, बट वी डिड नॉट इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली। व्हाई? आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग आज भी रिपब्लिक डे के जैसे मनाते हैं। तो क्यों? Why did we accept it? Because जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी ना, तब लाहौर में दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान किया था, he had proclaimed that on 26 January 1930 India will be independent। लेकिन 1930 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, और उनके उस वर्ड को मार्क करने के लिए, उनके उस वर्ड की इज्जत रखने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाए ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको आज भी हम रिपब्लिक डे जैसे मनाते हैं। फ्रॉम दैट डे इंडिया वॉज सेट टू बी अ रिपब्लिक, मतलब कि हम लोग जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया।
and there were some rules and regulations, जैसे regular elections, no discrimination, special provisions to the minorities, सब citizens को कुछ fundamental rights will be given. So this was how our constitution came into effect. Now, who were the makers? ये मैं आपको बता चुकी हूँ. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee and Dr. Rajendra Prasad. उसके अलावा there were many people. Sarojini Naidu. There were many people. आप पेपर में अभी when you are reading the book from the NCERT you will see there were many stalwarts. बलबीर सिंह, बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में they had given their contribution. So this was how the constitution was made. But do you know, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, this is a 3-marker question and most of the schools give this question. India's constitution was drawn upon under very difficult circumstances. मतलब जिस वक्त इंडिया का मतलब बना था ना, बहुत मुश्किल था. ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना was very difficult. Why? First, जब ब्रिटिश लोग रहते थे तो it was, हम लोग जो थे we were not citizens, we were subjects. हम तो उनके बस वो हमारा हमें बोलते थे and we used to hear them. We did not have any rights. Secondly, in 1947, when India was partitioned into India and Pakistan, तो दोनों तरफ there were killings. दोनों तरफ मारपीट, मर्डर, रेप. On both the sides there were murder, there were rape, there were maims. मतलब बहुत मारपीट हुई. It was not an easy thing. आसान नहीं था. Effect डालोगे. And moreover, we were having many states, जैसे आज का जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, then हैदराबाद, मणिपुर. ये वो एरियाज थे which were princely states. मतलब इनमें रूल जो है प्रिंस करते थे. एंड ब्रिटिश ने उनको फ्रीडम दिया था कि आपकी मर्जी है whether you want to be with India, whether you want to be with Pakistan or you want to be free. कश्मीर ने कहा था हम फ्री रहेंगे. जूनागढ़ जो है उसने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था. निजाम ने कहा था कि हम फ्री रहेंगे. तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे जहां पर एक कंट्री लोग हमारे घर के अंदर रह रहे हैं लेकिन उनके लिए हम रूल नहीं बनाएंगे. सोचो आपके घर में कोई रूल रहता है, आपके घर के बिल्कुल ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और आपको ना मतलब कि वो आपको ना झाड़ू लगाने देता ना खाना खाने देता. हाउ कैन यू डू इट? So this was very difficult to make a constitution at that time, and that is why हमारा जो constitution है ना, it is said to be very very strong, because इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बढ़िया माना जाता. इट इज वन ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वन ऑफ द
best constitutions in the world because we have all the rights and duties. हर कंट्री में कुछ है कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ है. Now the next question comes is, why should we accept a constitution which was made 70 years before? 1946 में बना था, अभी तो 2022 चल रहा है, तो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी क्यों चला रहे हैं? दिस इज बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, दिस वॉज नॉट मेड ऑन वन पर्सन्स डिजायर. जितने लोग थे, दे ऑल बिलोंग टू वन और द अदर ग्रुप. उसमें गरीब भी था, उसमें अमीर भी था, उसमें सेलिब्रिटी भी थे, उसमें पोएट भी था, उसके अंदर जो है पॉलिटिशियन भी थे, टीचर्स भी थे, लॉयर्स भी थे. तो एवरीवन हैड गिवन देयर ओन, अपने अपने जो फील्ड है उसके प्रॉब्लम्स को सबने रखा था. सो इट हैज अ प्रोविजन फॉर ऑल द फील्ड्स. देन उसके जो हेड थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, दे ऑल वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. मोर ओवर, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग वो थे those who had taken participation in the national movement. तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उस वक्त में, they all understood. उसमें हर ग्रुप का, हर कास्ट का, हर लैंग्वेज का जो है रिप्रेजेंटेटिव था. मोर ओवर, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना था. दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिबेटेड. एज आई सेड, इंडिया गेट में होता था, मतलब उस वक्त में हमारा पार्लियामेंट नहीं बना था, सो इंडिया गेट में होता था, कहीं और होता था. द मीडिया वॉज कॉल्ड, द पब्लिक वॉज कॉल्ड, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी बोल दिया आप मानोगे. आई नो यू विल नॉट एग्री, लेकिन कभी कभी हम इसलिए मानते हैं बिकॉज दैट इज अ कंसेंसस. कंसेंसस मतलब सबके लिए वही अच्छा होता है, सबके लिए वही अच्छा होता है. सो एवरीवन हैड एक्सेप्टेड. और आज भी हम उन वैल्यूज को आज भी वही वैल्यू हम चाहते हैं. वी वॉन्ट इक्वालिटी, we want freedom of speech, we want freedom of religion. तो आज भी हम चाहते हैं, तब भी हम चाहते थे, अब भी हम चाहते हैं. और इसीलिए those principles जो है हमने आज भी किया. ऐसा नहीं है कि बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1946 में बनाया था हम अभी भी चला रहे हैं. we have also added some new articles. उनमें जो आर्टिकल्स पहले जो है नहीं थे और अगर हमारे लिए ठीक नहीं था तो हमने उसको डिलीट कर दिया. वी डिड नॉट हैव रूरल एरिया को पहले हम लोग नहीं देते थे. 73rd एंड 74th हमारा जो आर्टिकल है उसने दिया. 55th आर्टिकल से हमने जो है रिटायरमेंट ऑफ जजेस के एजेस को रखा. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें नहीं थी तो हमने उसको ऐड किया. कुछ चीजें जो आउटडेटेड थी, जो अब नहीं चलेंगी, हमने उनको छोड़ दिया. बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे, ये जो नीचे लिखा हुआ देखिए, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये प्रिंसिपल्स हम आज भी फॉलो करते हैं. सम ऑफ द पीपल लाइक महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था. He was not part of Constituent Assembly. हाँ, उन्होंने अपनी एक बुक थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने कहा था कि everyone, whether the person is rich, poor, everyone should get equality. उनके प्रिंसिपल्स को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिया था, क्योंकि हर एक चीज को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है अगर जरूरत पड़ती है तो हम उस लॉ को यूज करते हैं. अब हर जगह आप इक्वल नहीं रख सकते हो, तो सम ऑफ द पॉलिसी, सम ऑफ द राइट्स जो है हमारे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी.
हम लोगों को सबको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स सबको है, आपको भी है, मुझे भी है। वो आदित्य है, दीक्षा है, सानवी है या रमा है, सबको है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो हम जब हमें जरूरत होती है तभी हम उसको यूज करते हैं, लाइक व्हेन वी आर अप्रोचिंग द कोर्ट। सिमिलरली कुछ जगहों पर द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि अगर लोगों के लोगों के हित के लिए, इफ इट हैज टू बी मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो गवर्नमेंट बनाती है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज वन ऑफ द की पर्सन, जवाहरलाल नेहरू वॉज वन ऑफ द फेमस पर्सन। उन्होंने अपनी फेमस स्पीच दिया था टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम कहते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन। जब हमारा भारत आजाद होने वाला था उस वक्त में दिस स्टार्टेड ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट स्टार्ट्स विथ द प्रियम्बल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग है उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल, जिसमें लिखा होता है, इसमें ये नहीं लिखा होता कि इंडिया, उसमें लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें ये नहीं लिखा जाता है मतलब कि इंडिया एक अलग चीज है, रूलर एक अलग चीज है। रूलर वी मतलब हम सब एक हैं, चाहे वो रूलर हो चाहे वो आम आदमी हो। इंडिया हैज अडॉप्टेड रिपब्लिक। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड ही इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिटीजन। फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज द प्रेसिडेंट एंड ही विल बी इलेक्टेड जस्टिस। जितने भी सिटीजन्स हैं, they should not be discriminated on the basis of religion, gender or caste. सबके लिए जस्टिस है and the government should give equal justice to everyone. Every person, every citizen has some liberty. मैं सोच सकती हूँ, हाँ, it should not be hatred. Equality, whether you are a king or you are a common man, you are equal before the law. जब कोई भी लीगल कार्रवाई चलती है तो सेम प्रोसीजर सबके लिए माना जाता है। फ्रेटर्निटी, वी शुड लिव इन ब्रदरहुड, भाईचारा। सॉवरीन, सॉवरीन का मतलब है इट इज द पीपल हु विल इलेक्ट देयर लीडर्स, और कोई बाहर का जो है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, एवरीवन इज इक्वल। रिच और पुअर की जो डिफरेंसेस हैं उन्हें कम करने के लिए पुअर को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। सेक्युलर, ऑल द रिलीजन्स। इंडिया में आपको पता है इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया इज कॉल्ड एज अ सेक्युलर स्टेट, जैसे पाकिस्तान इज कॉल्ड एज द इस्लाम स्टेट, श्रीलंका इज कॉल्ड एज अ बुद्धिस्ट स्टेट। हम हिंदू को मानते तो हैं, बट इंडिया में जितने भी आपके रिलीजन्स हैं, ऑल आर इक्वल, एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस। गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं करती आपको हिंदू ही होना पड़ेगा। मतलब इन मेनी कंट्रीज व्हाट हैपेंस इज, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं ना, they are not given the rights. Like in America, my cousin tells me, I don't know, वो लोग दिवाली वगैरह होती है ना, तो if they have to even, अगर उनको अगरबत्ती भी जलानी होती है ना, तो वहां पे फ्यूमलेस अगरबत्ती होती है। And then they have to take the permission from their building owner कि आज हमारे यहाँ पर ये है तो हम करेंगे। जो फायर क्रैकर्स है वो भी ग्रीन क्रैकर्स होते हैं।
दे कैन नॉट टेक अ प्रोसेशन, जैसे हमारे यहाँ तो शादी में हम बारात लेके चलते हैं ना, वहां पे ऐसे नहीं कर सकते हो आप। लेकिन इन इंडिया इफ यू आर अ हिंदू, आपको कोई फंक्शन करना करो, यू आर अ मुस्लिम, मोहर्रम का प्रोसेशन निकलता है, जो सिख लोग होते हैं वो लोग अपने गुरु नानक में वो प्रोसेशन निकालते हैं, जैसे जैनीज होते हैं वो लोग निकालते हैं। एवरी वन इज फ्री टू प्रीच एंड प्रैक्टिस देयर बिलीफ। डेमोक्रेटिक यानी कि वी हैव द राइट टू इलेक्ट आवर लीडर्स एंड ऑल्सो इफ दे आर नॉट वर्किंग हम उनको हटा भी सकते हैं। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यानी कि डिजाइनिंग ऐसी की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दैट एवरी एंड अ कंट्री विच इज फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है वहां पर द पीपल एंजॉय फ्रीडम, लिबर्टी। बट एट द सेम टाइम ये मत सोचना कि हम सिर्फ एंजॉय करते हैं, नो, वी हैव सम फंडामेंटल राइट्स जिनको हम डेमोक्रेटिक राइट्स भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव 10 ड्यूटीज, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज देयर इन योर बुक और नॉट, इट इज देयर। एंड ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फ्लैग, यू हैव टू रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास तो भाई फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है, मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं दूसरों को गाली दूंगा, नो। द रूल्स विच हैव बीन सेट यू हैव टू फॉलो। फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन यू कैन गिव हेट्रेड स्पीच। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ था, दिस वॉज एक्चुअली यही प्रॉब्लम आई थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट येस, फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन यू कैन बी डीरेट एनीवन एल्स। आप दूसरों को गलत नहीं बोल सकते हो, आप बोलो आप गलत हो लेकिन तरीके से। सिमिलरली यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी आदित्य ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम इन सम स्कूल्स there is a rule that you cannot go to the another corridor. तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे राइट्स होते हैं, बच्चा आपका राइट है कि आप स्कूल में हो, बट एट द सेम टाइम आपको स्कूल के डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अदर्स, आपको दूसरों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। सो द रूल इज दैट यू शुड नॉट गो टू द अदर कॉरिडोर। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल्स है, आप ये काम नहीं कर सकते हो। ये नहीं बोल सकते मेरे पास तो इक्वालिटी है तो मैं को तो कुछ भी करूंगा, तो नो, यू शुड नॉट। इक्वालिटी, फ्रीडम डजंट मीन यू शुड मिस यूज योर पावर, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू ब्रेक दैट लॉ यू आर पेनलाइज्ड, यू आर पनिश्ड। तो अगर आपके स्कूल का रूल है कि आप दूसरों के कॉरिडोर में नहीं जा सकते हो, दैट मे बी फॉर द डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए अगर आप उस फॉलो नहीं करते हो तो द पनिशमेंट इज गिवन, सो दैट बाकी लोग जो है। अब आप एक बात बताओ, जो रेप मतलब की होता है या मर्डर करता है उसको हम फांसी की सजा क्यों सुनाते हैं? उसको हम फांसी की सजा क्यों सुनाते हैं? क्यों नहीं? व्हाई शुड नॉट वी लीव हिम? क्योंकि अगर हम एक इंसान को फांसी की सजा सुनाएंगे तो बाकी लोगों को समझ आएगा कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यस्टरडे आई थिंक देयर वाज वन इंसिडेंट इन उदयपुर जहां पे एक टेलर का सर काट दिया। अब उस आदमी ने उसका सर काट दिया, अब अगर उस मर्डरर को इफ वी डू नॉट गिव द पनिशमेंट व्हाट विल हैपन? कोई भी अपना कोई भी मतलब कि हाथ में चाकू लेकर सबका सर फाड़ेगा। सो टू गिव दिस, बाकी लोगों को समझाने के लिए कि दिस इज रॉन्ग, हम पनिशमेंट देते हैं। सो दैट इज इन द स्कूल्स ऑल्सो। अगर हमने एक को छोड़ा तो सभी लोग करेंगे, मैं भी ले जाऊंगी, जिसका सर मुझे काटा मैं सबका सर काट के आ जाऊंगी। So that is why we make these rules, right? Yes, when we are, this is what constitutional design is about.